हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानी विधान पालिका का पार्ट 3 कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस पार्ट में दोस्तों हम राज्यसभा लोकसभा में अंतर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम जानेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ और जो सरकारी विधेयक है और निजी विधेयक में अंतर क्या होता है। इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तो ताकि हमारे चैनल की तरफ जो भी वीडियो दोस्तों अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो सारी टॉपिक कर लिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपसे दोस्तों लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है राज्यसभा के बारे में हम बात करने वाले, राज्यसभा की रचना और संरचना के बारे में और शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की रचना और शक्तियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा दोस्तों क्या है, सदन का द्वितीय सदन है। यानी यहाँ राज्यसभा जो है संसद का द्वितीय सदन है, यानी दूसरा सदन है। और यह राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। हमने संसद की बात करी तो जो संसद है तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। और जो हमारा विधानमंडल है वो दोस्तों वो दो सदनों से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो राज्यसभा की संरचना है वो अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। और जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं राज्यों व संघ राज्यों से प्रतिनिधि करते हैं। जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज से जुड़े लोगों से में से राष्ट्रपति जो इन्हें मनोनीत करता है। जी हाँ, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। साथ ही अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 राज्यों से हैं, 4 जो है संघ शासित राज्यों जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं, और 12 जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। तो यह है राज्यसभा की जो संरचना है दोस्तों, ठीक है। और अब अगर हम बात करें दोस्तों जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या भेजता है दोस्तों वह है आपका राज्य उत्तर प्रदेश। 31 प्रतिनिधि भेजता, कितने भेजता है तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है 31 प्रतिनिधि, यानी सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं, वो आते हैं उत्तर प्रदेश से 31। चलिए, और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा की जो रचना जैसे चुनाव। राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो दोस्तों राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने राज्य के लिए नियत सदस्य चुनते हैं। और ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाता है। जी हाँ, तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो जो है प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और वो अपने राज्य के लिए नियत सदस्य चुनते हैं। और ये चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगर राज्यसभा की अवधि की बात करें तो राज्यसभा की दोस्तों जो अवधि 6 वर्ष होती है। जैसे अमेरिकी सीनेट की तरह जो है भारतीय राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है दोस्तों, यानी अवधि क्योंकि ये एक स्थायी सदन है और अमेरिकी सीनेट भी स्थायी सदन होती है, तो एक स्थायी सदन है। और इसके सभी जो सदस्य हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इसके अगर हम बात करें दोस्तों तो 1/3 यहाँ 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष, कितने साल बाद, प्रति 2 वर्ष के पश्चात जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार 2 वर्ष के पश्चात जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को चुनाव होता है। और रिटायर होने वाले जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। और जो राष्ट्रपति है राज्यसभा यानी ऊपरी सदन जिसे हम कहते हैं, इसे भंग नहीं कर सकता है। क्लियर। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा के अधिवेशन के बारे में। तो दोस्तों राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है तो राज्यसभा की बैठकें राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं। और जो बैठकें होती है कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होते हैं, यानी एक साल में अगर हम बात करें, एक वर्ष में राज्यसभा के कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होते हैं।
और क्योंकि हमारे संविधान में ही दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि, यानी पहले अधिवेशन की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि उससे जो है दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि में 6 मास से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए। और इसके विशेष अधिवेशन जो है राष्ट्रपति जो है जब चाहे बुला सकते, राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है कि वो लोकसभा राज्यसभा के विशेष अधिवेशन बुला सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वे संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो जो भी संसद योग्यताएं निर्धारित करती हैं। ठीक है, ये राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो अमेरिका की तरह ही भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और ये चीज़ें जो है दोस्तों क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। और जब सभापति की अनुपस्थिति होती है तो उपसभापति राज्यसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष कर्तव्यों का पालन करता है। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो राज्यसभा की शक्तियां हैं और कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा की हम विधायिनी शक्तियों की बात करें, किसी बात करेंगे विधायिनी शक्तियाँ की। यहाँ पर विधायिनी या विधायकिनी जो शक्तियाँ हैं उसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों जैसे पता आप सभी को धन विधेयक को छोड़कर कोई भी साधारण बिल राज्यसभा में पहले पेश हो सकता है। ठीक है, और कोई भी बिल उस समय तक संसद द्वारा पास नहीं किया जाएगा और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाएगा जब तक कि वह राज्यसभा यानी दोनों सदनों में पास ना हो जाए। और यदि किसी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि दोस्तों विधायिनी शक्तियाँ जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की बराबर हैं, यानी बिना राज्यसभा में विधेयक पेश किए पास नहीं किया जा सकता, यानी जो भी साधारण विधेयक होता है धन विधेयक को छोड़कर। दूसरी जो शक्तियाँ दोस्तों है वित्तीय शक्तियाँ। और वित्तीय शक्तियाँ आप सभी को पता है दोस्तों राज्यसभा की वित्तीय जो शक्तियाँ हैं वो जो है लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को कुल 14 दिन तक जो है पास होने से रोक सकती है, राइट। और लोकसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा में धन विधेयक आता है। अब बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो दोस्तों जो है कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। और जो भी प्रश्नों द्वारा वे प्रशासन कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बजट पर विचार कर सकते हैं और जैसे समय समय पर वो काम रोको प्रस्ताव पेश करके भी राज्यसभा के जो सदस्य हैं शासन की आलोचना कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, भी राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है, हालांकि वो दोनों सदनों में पेश किया जाता है। अब बात करते हैं चौथी जो शक्तियाँ हैं वो है न्यायिक शक्तियाँ है ना। न्यायिक शक्तियाँ क्या है, तो न्यायिक शक्तियाँ की अगर बात करते तो वह लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से अवदस्त कर सकती है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ करने का जो है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ करने का अधिकार केवल किसके पास, राज्यसभा को ही है। और साथ ही इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों तो राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायाधीश से हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कैग के विरुद्ध भी दोषारोपण के प्रस्ताव पास कर सकती है। ठीक है, इसी प्रकार कहने का मतलब यदि कोई जो सदस्य है अन्य व्यक्ति अथवा संसद या संस्था राज्यसभा के विशेषाधिकार उल्लंघन करती है तो राज्यसभा उसको दंड दे सकती है। इसके अलावा बात करें संवैधानिक शक्तियाँ राज्यसभा की क्या हैं दोस्तों, तो संवैधानिक मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के सामान्य अधिकार प्राप्त है। और संविधान में संशोधन करने वाला बिल संसद के किसी भी सदन में दोस्तों पेश हो, जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है वो संशोधन बिल सदन के किसी भी सदन में पेश होता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और अगर संशोधन प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं समझा जाता है जब तक कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में पास ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों है राज्यसभा की जो है कुछ संकटकालीन शक्तियाँ हैं। अब संकटकालीन शक्तियाँ की अगर हम बात करें दोस्तों, संकटकालीन शक्तियाँ क्या हैं, अब जैसे राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन उद्घोषणा को एक महीने से अधिक लागू करने अथवा रद्द करने का प्रस्ताव पास करती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं। और चूँकि
इसके अलावा बात करें तो कुछ अन्य शक्तियाँ जैसे राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ हैं ना, तो राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ। जैसे दोस्तों राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का जो है राज्य सूची के जो है किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जी हाँ, और ऐसे करके वो संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो 42 अमेंडमेंट है 42वां, ठीक है 42वां संशोधन में व्यवस्था की गई कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आर्टिकल 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापित करने के संबंध में संसद को अधिकार दे सकती है। जी हाँ, साथ ही दोस्तों राज्यसभा जो है दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस यहाँ IAS नई अखिल भारतीय सेवाओं को भी स्थापित करने का अधिकार केंद्र को दे सकती है। तो ये भी जो है राष्ट्रपति के जो यानी राज्यसभा के कुछ विशेष शक्तियाँ। इस प्रकार अन्य कार्य भी हैं राज्यसभा के, जैसे जब राष्ट्रपति अपनी आज्ञा अनुसार कोई भी मौलिक अधिकार छीनता है तो वो आज्ञा संसद दोनों सदनों में रखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से महाभियोग भी दोनों सदनों में लाया जा सकता है। तो ये है दोस्तों राज्यसभा के कुछ कार्य और रचना शक्तियाँ। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप सभी के, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की रचना और कार्यों के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है जो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसे इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है 25 वर्ष। सदस्य संख्या कितना अधिकतम 512, वर्तमान 545 है। और लोकसभा में दोस्तों 2 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की जो कार्य हैं, या जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों लोकसभा की चुनाव विधि क्या होती है। तो अगर हम चुनाव विधि की बात करते हैं, मैं आपको बताऊँ चुनाव विधि लोकसभा की सिंपल तरीके से। जैसे लोकसभा का चुनाव जो है दोस्तों कैसे किस माध्यम से होता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होते हैं। और जिन नागरिकों का आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार होता है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। लोकसभा की अवधि कितनी होती है 5 वर्ष होती है। कितनी होती है 5 वर्ष। और क्या ये दोस्तों ये अस्थायी सदन यानी इसका विघटन हर 5 साल बाद किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो और उसकी जो भी अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष पूरी कर चुका है तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है और वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं रखता हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से लोकसभा के अधिवेशन भी 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की शक्तियों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर विधायी शक्तियों की ठीक वैसी शक्ति जैसे राज्यसभा के हैं और लोकसभा की भी शक्ति है, तो इसमें थोड़ा अंतर है। तो विधायी शक्ति जैसे लोकसभा की थी, जैसे राज्यसभा की थी, ठीक वैसे ही राज्यसभा की भी है, लोकसभा की में। यानी लोकसभा जो भारतीय संसद का दोस्तों एक महत्वपूर्ण सदन है और वास्तव में अगर संसद की विधायी शक्तियाँ लोकसभा ही प्रयोग करती है और इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। कोई भी बिल लोकसभा में पेश हो सकता है यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पास किए गए बिल पर 6 महीने तक कोई कार्रवाई ना करे या उसे दूर या रद्द कर दे या उसे ऐसे संशोधन प्रस्ताव करके भेज दे जो लोकसभा की स्वीकृत ना हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और पता है संयुक्त बैठक में जीत किसकी होती है, लोकसभा की होती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, धन विधेयक जो धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और अगर एक बार लोकसभा धन विधेयक के पास कर दे तो राज्यसभा उसे स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, उसे अपने पास रखे या ना रखे, वो पास ही माना जाता है। यानी धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों कार्यपालिका पर नियंत्रण भी है। और जैसे एग्जाम्पल के दोस्तों मंत्री जो परिषद होते हैं, मंत्री परिषद तो मंत्री परिषद जो है दोस्तों वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों में उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लोकसभा की काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। अगला है दोस्तों शक्तियाँ, वो है संवैधानिक शक्तियाँ। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की बात हो तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा संशोधन प्रस्ताव, और दोनों पास करेंगे तभी जाके 2/3 बहुमत तभी वो संशोधन प्रस्ताव पास होगा दोस्तों।
इसी प्रकार से न्यायिक शक्तियाँ हैं। लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग लेती है। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को अवदस्त किए जाने पर प्रस्ताव भी पास कर सकती है। ठीक वैसी शक्ति हैं जैसे दोस्तों राज्यसभा की थी। इसी प्रकार से चुनाव संबंधी भी शक्ति हैं। लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव करती है। और लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ संकटकालीन शक्तियां भी हैं लोकसभा के पास। ठीक है, और साथ साथ विविध शक्तियां भी, अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा के साथ जो मिलकर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परिवर्तन कर सकती है। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसभा आयोग का उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। तो कुछ विविध शक्तियाँ भी लोकसभा की हैं। दोस्तों ये है सब लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के की शक्ति। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों सिंपल तरीके से। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकसभा के अध्यक्ष की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, लोकसभा जो कि देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है, अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इस पद के लिए संविधान और देश की कानूनी की समझ रखने वाले व्यक्ति को वरीयता क्रम में रखा जाता है। अमूमन ये होता है दोस्तों कि जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे पहले चला रहा है। सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है और यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवारों को नामांकित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों जो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की बैठक के ठीक पहले 5 वर्ष तक पद धारण करता है और अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है। जब लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, वह अपने पद पर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। यानी लोकसभा विघटित हो जाती है लेकिन फिर भी अध्यक्ष का जो है वो विघटित नहीं होता, उसका पद बना रहता है और तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा चुनकर सदन में उपस्थित ना हो जाए और उसके जो नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक वो बना रहता है। अध्यक्ष की भूमिका की हम बात करें दोस्तों, तो वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। वह इन प्रावधानों की व्याख्या के मामले में अक्सर ऐसे निर्णय देता है जिनका सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाता है और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों और क्या क्या सदन का स्थगन भी करता है। वह सदन को स्थगन कर सकता है या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, कि अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। गणपूर्ति आवश्यक होती है। अगर दोस्तों 10वां हिस्सा मौजूद नहीं होता सदन में तो गणपूर्ति नहीं होती, तो ऐसे में बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष को होता है। निर्णायक मत भी कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है तो अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। ऐसे मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट कहा जाता है, जिसका उद्देश्य गतिरोध को समाधान करना होता है, यानी गतिरोध का समाधान करना होता है। धन विधेयक, वे किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और इस प्रश्न पर उसका निर्णय भी अंतिम होता है। सदस्यों की योग्यता भी 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल कहते हैं दोस्तों, के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की योग्यता के प्रश्न पर निर्णय भी करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये शक्ति भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा अध्यक्ष में निहित है। तो ये कुछ लोकसभा की दोस्तों शक्तियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह समितियों का भी गठन करता है। ठीक है, अब कई समितियां होती हैं, इसके द्वारा सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं और इसकी अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियमन समिति जैसी समितियां जो सीधे काम करती हैं लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत।
और जैसे हम समितियों की बात कर रहे थे दोस्तों, तो कौन कौन सी समितियां हैं? तो समितियां दो प्रकार की होती है, एक स्थायी समितियां होती है, दूसरा अस्थायी होती हैं। तो स्थायी समितियां कौन कौन है दोस्तों? ये स्थायी एवं नियमित समिति होती है जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। अब इसमें कौन कौन समिति शामिल? लोक लेखा समिति, प्रांगलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेष अधिकार समिति, विभागीय समिति। ये स्थायी समिति, यानी इन समितियों का जो विघटन नहीं होता है दोस्तों। दूसरी है अस्थायी या तदर्थ समितियां। ये जो अस्थायी और तदर्थ समितियां होती है दोस्तों, ये किसी निर्णय को लेने के लिए की जाती हैं, किसी जांच के लिए कमेटी गठित की जाती है। तो जैसी जांच खत्म होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो कोमलवंत घोटाला था उसके लिए भी कमेटी गठित की गई थी, और जैसी जांच पूरी तो कमेटियों को दोबारा से हटा दिया गया। तो अस्थायी समितियां होती हैं जो किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए गठित की जाती हैं, और जैसे काम पूरा होता है वो समाप्त कर दी जाती हैं। तो दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत से बच्चे पूछे सर वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में कुछ बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं, दूसरे को निजी या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन या वित्तीय विधेयक। और इसी प्रकार से साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सम्मान विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो ये कुल विधेयक के प्रकार हैं, इसे आप भी देख सकते हैं दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों वह है विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप कैसा होता है। तो जो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। जो सरकारी विधेयक होते हैं जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जैसे धन विधेयक सरकारी विधेयक है जो मंत्री पेश करता है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये सब क्या कहलाते हैं? सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक संसद का कोई अन्य सदस्य पेश करता है, जैसे साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये भी होते हैं। अभी हमें दोस्तों प्रश्न काल करना है और इसी प्रकार से जीरो काल करना है। ऐसे भी कुछ टॉपिक है जो हम पार्ट फोर्थ में करने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। क्या है प्रोटेम स्पीकर, देख लेते हैं। जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। अब राष्ट्रपति जो उस समय मौजूद लोकसभा का उच्च अध्यक्ष होता है या आयु में बड़ा होता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं। और इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नए अध्यक्ष की शपथ दिलाने के लिए होता है। जैसे ही नए अध्यक्ष का शपथ हो जाता है वैसे प्रोटेम स्पीकर का पद भी समाप्त हो जाता है। ये इस प्रकार का दोस्तों आप कह सकते हैं कि सर्वभौमता के लिए बनाया है राष्ट्रपति द्वारा, ताकि नए सदस्यों का चुनाव या शपथ दिलाया जा सके दोस्तों। तो ये है टोटल दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आने वाले पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर करने वाले, यानी जो फाइनल पार्ट आने वाला दोस्तों, इन तीनों पार्ट को दोस्तों आप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आने उसको कर लीजिए, उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर इससे संबंधित कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।